हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉर्सेट प्रिपरेशन विद माय नॉर्सेट डायरी। और हमने आपको जो पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, इसोफेजियल डिजीज़ हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने एक्लेशिया कार्डिया आपको पढ़ाया था लास्ट टाइम, और हम उसी को कंटिन्यू करते हुए डिजीज़ को, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम आपको पढ़ाएंगे मैलोरी वी सिंड्रोम। क्या पढ़ाएंगे? मैलोरी वी सिंड्रोम। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया था, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में थोड़ा सा बताया था, है ना। तो और डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी में भी वहाँ पर थोड़ा सा ही बताया था, बस एक तरीके से हमने इसका नाम आपको बता दिया था। आज हम इसको फुल डिटेल में स्टडी करेंगे एज अ डिजीज़, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि मैं अपने चैनल के थ्रू नॉर्सेट का फुल सिलेबस कवर कराने वाली हूँ। आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। आप ये मत सोचिए कि इसमें इतनी एडिटिंग नहीं हो रही। एडिटिंग से आपको कोई फ़ायदा भी नहीं है, और मेरे पास बेटा टाइम भी नहीं है ना इतना एडिटिंग करने का, क्योंकि मेरा खुद का भी हॉस्पिटल है। तो मैंने ये चैनल सिर्फ आपको पढ़ाने की वजह से बनाया है, और मैं टाइम निकाल के उसको रिकॉर्ड कर देती हूँ वीडियो को। बाकी मैं भी बिज़ी रहती हूँ, तो इतना एडिटिंग वगैरह मैं नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगी, आप लोग मेहनत से पढ़िए। मेरा काम पढ़ाने का है। जो आपको नहीं समझ आ रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं डाउट्स का अलग एक वीडियो रिकॉर्ड करके जिन भी बच्चे के जो भी डाउट होंगे वो मैं आपको सारे समझा दूँगी, ठीक है। और किसी भी तरीके से आपको मेरे वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है, या फिर मेरी जो नॉलेज है उससे आपको हेल्प मिलती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए आप बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हर बच्चे के पास मेरी वीडियोस पहुंच पाएँ, जिनको ज़रूरत है। जिनको ज़रूरत है का मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ीस वगैरह, उनके लिए ये इस चैनल मैंने यही सोच के बनाया कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग्स को, उनके लिए मैंने नॉर्सेट का फुल सिलेबस यहाँ यूट्यूब पर कवर कराने के लिए मैं वीडियोस को डालती हूँ, और मैं फुल सिलेबस आपको कवर कराऊंगी भी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, है ना। तो फिर आप बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान लगा कर पढ़िए। एडिटिंग पर मत जाइए। कंटेंट आपका फुल, जो भी नॉर्सेट का सिलेबस है या फिर नॉर्सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बीच बीच में बताती हुई चलती हूँ कि ये क्वेश्चन आया है, ये ऐसे आया है ना। तो आप उस चीज़ से बिल्कुल भी मत घबराइए कि शायद ये हमारे काम का ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मैं एक एक चीज़ बहुत ही कलेक्टिवली लाई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा MBBS की बुक छाप दी है, ऐसा नहीं है। मैं बहुत कलेक्टिव चीज़ आपके लिए, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है, आपके सिलेक्शन में जो हेल्प करेगा। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। मैलोरी वी सिंड्रोम, ठीक है। मैलोरी वी सिंड्रोम ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल टीयर म्यूकोजल लेसिरेशन एट गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। जो हमारा ये गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इसोफेजियल मतलब इसोफेगस, ये हमारा हो गया इसोफेगस, ये हमारा हो गया स्टमक। तो जो हमारा स्टमक है और इसोफेगस है, इसके बीच का जो जंक्शन है, यहाँ पर ये एक तरीके से फट गया। लेसिरेशन का मतलब क्या होता है? फटना। मैं आपको लेमन लैंग्वेज में इसलिए समझाती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए टॉपिक, और एक इंटरेस्ट भी बना रहता है स्टोरी टेलिंग में। तो मैं इसीलिए बीच बीच में हिंदी भी आपको बताती हुई चलती हूँ, ठीक है। तो लेसिरेशन, वैसे आपको टर्मिनोलॉजी हमेशा इंग्लिश की ही याद रखनी है, वो सिर्फ आपको इजी करने के पर्पज़ से मैं आपको समझाती हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, यूपी बोर्ड से होते हैं, उनको थोड़ा सा शुरू में डिफ़िकल्टी होती है, तो मैं उनके लिए भी, उनको भी साथ में लेकर चलना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं हिंदी में भी बताती हूँ चीज़ों को। देखो, टर्मिनोलॉजी आपको चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम को, मैलोरी वी टीयर सिंड्रोम है तो आपको एज इट इज़ याद रखना है। ये नहीं कि मैम इसकी हिंदी होता है, इसकी हिंदी है भी नहीं, पहले बात तो ये नाम
है ना, लॉन्गिट्यूडनल टीयर है तो इसकी हिंदी बता दो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो इंग्लिश में ही आएगा, तो आप हिंदी सिर्फ समझाने के लिए यूज़ करिए, वरना हमेशा टर्मिनोलॉजी या कोई भी वर्ड है वो इंग्लिश में ही देखिए। स्पेशली यूपी बोर्ड्स के लिए मैं उनको समझाना चाहती हूँ, ठीक है। बाकी हिंदी में आपको समझाती चलूँगी साथ के साथ, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल टीयर हो जाते हैं, इस जंक्शन पे क्या हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल लंबे लंबे चीरे फट जाता है किसी वजह से, वो मैं कारण आपको आगे बताऊंगी। तो इसको हम कहते हैं मैलोरी-वी सिंड्रोम। डिस्टल ईसोफेगस टीयर, डिस्टल ईसोफेगस टीयर क्यों बोला है, डिस्टल मतलब होते हैं दूर की चीज़ें, क्योंकि ये ईसोफेगस यहाँ ख़त्म हो रही है, तो अगर शुरू की ईसोफेगस से यहाँ से देखेंगे, यहाँ से शुरू है तो दूर वाले पार्ट में, ईसोफेगस के दूर वाले पार्ट में टीयर होता है, ठीक है। और प्रॉक्सिमल स्टमक टीयर, प्रॉक्सिमल मतलब पास वाले, स्टमक के पास वाले, स्टमक से तो पास ही है, ईसोफेगस से दूर है, तो कहाँ टीयर होता है, डिस्टल ईसोफेगस टीयर और प्रॉक्सिमल स्टमक टीयर। कॉमन इन मैन, जो मैन है हमारे बॉयज़, उनमें कॉमन होता है मैलोरी-वी टीयर, ठीक है। मैलोरी-वी टीयर भी बोल सकते हैं, मैलोरी-वी सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। सिंड्रोम कभी भी इसीलिए बोला जाता है कि उस परेशानी की वजह से और काफ़ी सारी परेशानियाँ उसमें ऐड हो गई हैं, तो इसलिए उसको सिंड्रोम बोल देते हैं, ठीक है। एटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर क्या कारण हो सकते हैं, एक तरीके से एटियोलॉजी मतलब कारण, रिस्क फैक्टर क्या कारण हो सकते हैं, सीवियर वॉमिटिंग, सीवियर वॉमिटिंग की वजह से यहाँ फट गई, बहुत ज़्यादा तेज़ उल्टी आई। और वैसे तो देखो कभी भी हमारी बॉडी ऐसी नहीं है कि इतनी नाजुक नहीं है कि एक बार के कुछ हो जाने पर, एक बार की उल्टी में आपको मैलोरी-वी सिंड्रोम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी किसी को लगातार सीवियर वॉमिटिंग होती है, तब जाके ये मतलब लैसिरेशन होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन पर। या फिर जो लोग अल्कोहलिज्म, जो अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल तो आपको पता ही है भाई, किसी भी चीज़ को जलाने का काम करती है। या फिर हाइटल हर्निया, ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी, हाइटल हर्निया। या फिर सीज़र, दौरे आए, ट्रॉमा, चोट लगी, या फिर फोर्सफुल कफ, बहुत ही तेज़ वायलेंट कफिंग है, बहुत फोर्सफुल कफिंग है, ठीक है। अब एक एक आपको समझाती हूँ। पहला है हमारा सीवियर वॉमिटिंग। सीवियर वॉमिटिंग की वजह से क्या होगा, जो हमारी ये हमारी लेयर ईसोफेगस, जो हमारी पूरी ये है जीआई ट्रैक्ट है, उसमें 4 लेयर से बना होता है ना, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा, है ना, 4 लेयर से बना होता है। तो जो लेयर हैं, इन लेयर्स पर म्यूकोसा पर प्रेशर बढ़ जाता है। म्यूकोसा लेयर की बात करिए कि म्यूकोसा वाली लेयर पर जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है सीवियर वॉमिटिंग की वजह से, जिसकी वजह से सडन प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, ईसोफेगस में टीयर हो जाता है। लेकिन ये टीयर ऐसा होता है कि ये म्यूकोसा वाली लेयर तक ही, म्यूकोसा वाली लेयर तक ही क्या करता है, टीयर करता है। ये नहीं कि पूरे ईसोफेगस को ही पार कर दिया, छेद हो गया ईसोफेगस में, ऐसा नहीं है। म्यूकोसा वाली लेयर तक ही टीयर होता है, यानी कि फर्स्ट लेयर में ही म्यूकोसा वाली लेयर तक ही जो होता है वो टीयर होता है। शुरू की 1-2 लेयर तक ही टीयर होता है, ठीक है, फटता है, मतलब ये नहीं कि पूरी ईसोफेगस ही फट गई, छेद ही हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो म्यूकोसा वाली लेयर पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा सीवियर वॉमिटिंग की वजह से, और सडन प्रेशर बढ़ने की वजह से ईसोफेगस में टीयर हो जाएगा। दूसरा है हमारा अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म, जो म्यूकोजल वाली लेयर है, जो अल्कोहल है वो उसको इरिटेट करती है, और इरिटेट करने की वजह से वॉमिटिंग आती है। वॉमिटिंग करने की वजह से प्रेशर बढ़ता है, म्यूकोसा वाली लेयर पर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से टीयर यानी कि लैसिरेशन, फट जाता है, वहाँ पर थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल टीयर हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। तीसरा है हमारा हाइटल हर्निया। बिकॉज ऑफ डायफ्राम मसल वीक, सम पार्ट ऑफ स्टमक अपवर्ड फ्रॉम द हाइटस, गैस्ट्रिक सिक्रीशन HCl इंक्रीज इन ईसोफेगस, टीयर इन ईसोफेगस। मैं बताती हूँ क्या। देखो पहले ये मैं बताती हूँ, ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल, और ये है हमारा एबनॉर्मल। मतलब कि स्टमक का कुछ पार्ट
इस जंक्शन से भी ऊपर चला गया। अगर स्टमक का कुछ पार्ट इस जंक्शन से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर से ऊपर चला गया तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइटस हर्निया। अगर स्टमक का कुछ पार्ट ऊपर इसोफेगस में चला गया है तो इस स्टमक में क्या होता है, एसिड HCl, और HCl अगर इसोफेगस में जाएगा तो इसोफेगस को क्या करेगा, HCl जला देगा, इरिटेट करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, टीयर हो जाएगा। ये यहाँ पर लिखा है बिकॉज ऑफ डायफ्राम मसल वीक, जो ये हमारा इस तरीके से डायफ्राम होता है, पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। इस डायफ्राम की जो मसल है वो वीक हो जाती है। वीक होने की वजह से स्टमक ही ऊपर चला गया, थोड़ा स्टमक का पार्ट इसोफेगस में चला जाता है। सम पार्ट ऑफ स्टमक अपवर्ड फ्रॉम हाइटस। हाइटस इसको लाइन को ही, डायफ्राम को ही बोला है कि हाइटस से स्टमक का थोड़ा पार्ट ऊपर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, इसोफेगस में, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक सिक्रीशन HCl इंक्रीज इन इसोफेगस। जब स्टमक इसोफेगस में चला गया तो स्टमक में तो HCl है और HCl कहाँ जाने लगेगा, इसोफेगस में, जिसकी वजह से इसोफेगस में टीयर हो जाता है, टीयर इन इसोफेगस। समझ गए। चौथा है सीजर, ट्रॉमा, कफ एंड चाइल्ड बर्थ। वही है कि अगर हमें सीज़र आ रहे हैं या ट्रॉमा, चोट लगी है बहुत तेज़, कफ, खांसी हुई है वायलेंट, या चाइल्ड बर्थ, बच्चे को जन्म दे रही है कोई माता जी, तो फिर उससे क्या होगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो इंट्रा थोरेक्सिक प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से इसोफेगस पर इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा कि वहाँ पर टीयर यानी कि लेसिरेशन हो जाएगा। बहुत रेयर है, ऐसा नॉर्मली नहीं होता, पर जब होना होता है तो फिर रुकता भी इसी से नहीं है, हो जाता है। ठीक है, फिर भी रेयर है ये, ऐसा होना रेयर होता है, पता होना चाहिए फिर भी। तो क्या क्या हो गए हमारे, सीवियर वॉमिटिंग, अल्कोहलिज्म, हाइटल हर्निया, सीजर, ट्रॉमा, फोर्सफुल कफ, ये हमारे इसके एटियोलॉजी हो गई कि किन कारणों से मैलोरी वीज सिंड्रोम यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन पर, स्टमक और इसोफेगस के बीच का जो जंक्शन है उस पर लॉन्गिट्यूडनल टीयर यानी कि चीरे कैसे पड़ जाते हैं, तो उसके क्या हैं ये कारण है। अब है हमारी पैथोफिजियोलॉजी। GI जंक्शन टीयरिंग ड्यू टू रिपीटेड वॉमिटिंग। मैंने आपको बोला था ना कि एक बार की वॉमिटिंग करने से ऐसा नहीं है कि मैलोरी वी सिंड्रोम हो जाएगा। रिपीटेड वॉमिटिंग करने की वजह से जो वहाँ की आर्टरी और वेन्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं। ठीक है, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, जिसकी वजह से म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, एक या दो लेयर म्यूकोसा या सब म्यूकोसा। वैसे तो म्यूकोसा वाली लेयर में ही प्रेशर इंक्रीज़ होता है और म्यूकोसा वाली लेयर ही ज़्यादा टीयर होती है, लेकिन समटाइम्स सब म्यूकोसा भी रप्चर हो जाती है। उसकी वजह से क्या होती है, अपर GI ब्लीडिंग स्टार्ट। जब कोई भी चीज़ फटेगी तो ब्लीडिंग तो होगी वहाँ पर, है ना, तो क्या होगा, अपर GI ब्लीडिंग, यानी कि जो हमारा गैस्ट्रो वाला पार्ट है, गैस्ट्रो इसोफेजियल वाला पार्ट है, मतलब अपर GI, मतलब ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है इसोफेगस वाला, वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एडवेंशिया मस्कुलरिस लेयर इंटैक्ट नॉर्मली अनअफेक्टेड रहेंगी। कभी भी जो हमारी एडवेंशिया है या मस्कुलरी, एडवेंशिया सिरोसा को ही बोला है, मैंने आपको बताया था कि सिरोसा कहाँ पर बोलते हैं और कहाँ पर एडवेंशिया बोलते हैं, पेरिटोनियम लेयर के थ्रू वहाँ का पार्ट है, वो मैंने वहाँ अच्छे से समझाया है। यहाँ पर बस आप इतना याद रखिए कि कब म्यूकोसा या सब म्यूकोसा में ही रप्चर होता है मैलोरी वीज सिंड्रोम में। कभी भी एडवेंशिया और मस्कुलरिस लेयर जो तीसरी और चौथी लेयर है उनमें टीयर नहीं होता, वो नॉर्मल रहती हैं, अनअफेक्टेड रहती हैं। ठीक है, मैलोरी इज़ पार्शली अफेक्टेड इसोफेगस वॉल। मैलोरी इज़ पार्शली मतलब थोड़ी बहुत फटी है, ये नहीं कि पूरी फट गई, इम्पॉर्टेंट है। मैलोरी वीज टीयर में जो इसोफेगस की वॉल है कैसे अफेक्ट होती है, पार्शली मतलब थोड़ी बहुत फटी है, ये नहीं है कि पूरा ही इसोफेगस में छेद हो गया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लाइन है। फिर है हमारे इसके सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, हेमेटोमेसिस यानी कि खून में, उल्टी में खून आना, ये आपको पता ही है, जब इसोफेगस में ही टीयर हो रहा है और वो किस वजह से हो रहा है, सीवियर वॉमिटिंग की वजह से हो रहा है, या फिर ना भी हो तो क्या होगा, जब भी हम थूकेंगे या उल्टी आ रही है किसी वजह से तो उसमें क्या आएगा, खून आएगा, तो क्या होगा, ये हेमेटोमेसिस। अगर उल्टी आ रही है तो खून उसमें आएगा क्योंकि वहाँ फट गया है।
सेकेंड, रिपीटेड वॉमिटिंग हो सकती है। एपिगैस्ट्रिक पेन, जब वही वहाँ पे फटा है तो वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन हो सकता है। ये पेन रेडिएट भी कर सकता है, मतलब बैक पेन भी हो सकता है, लेकिन ये रेयर है। हमेशा आपको एपिगैस्ट्रिक पेन मिलेगा। ड्यू टू सीवियर ब्लीडिंग, हाइपोवोल्यूम अगर जो हमारा लेसिरेशन है उसकी वजह से ब्लीडिंग सीवियर हो रही है, अंदर ब्लीडिंग, बॉडी में कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस तो हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम घटेगा, यानी कि हाइपोवॉल्यूम हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। हाइपोटेंशन होगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ करेगी और पेशेंट शॉक में जा सकता है। आपको पता ही है, कभी भी ब्लड लॉस हो रहा है। ब्लड लॉस का मतलब क्या है? ब्लड की सप्लाई ब्रेन तक नहीं जा रही, ब्रेन तक नहीं जा रही तो हाइपोवॉल्यूम है, यानी कि बीपी लो। एक तरीके से हाइपोवॉल्यूम मतलब बीपी लो हो जाएगा, और बीपी लो होगा तो ब्रेन तक सप्लाई नहीं जाएगी, चक्कर आने लगेंगे, पेशेंट शॉक में जा सकता है। क्यों? क्योंकि इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो हैं हमारे हार्ट, किडनी, लंग्स, इनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। हार्ट, लंग्स, ब्रेन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, किडनी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, इनको सप्लाई नहीं मिल रही है और पेशेंट शॉक में जा सकता है। ठीक है, पेशेंट क्या है? शॉक में जा सकता है। ये इसके हैं सिम्टम्स। फिर हमारा डायग्नोसिस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया है यहाँ से कि हम डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे? अपर जीआई एंडोस्कोपी, हम एंडोस्कोप डालेंगे और एंडोस्कोप से वहाँ पर देखेंगे कि कुछ लेसिरेशन फटा है, कोई लेयर फटी है, कितनी फटी है, वो सारी चीज़ एंडोस्कोप में हमें दिखाई देगी। तो अपर जीआई एंडोस्कोपी कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट करा के देखेंगे, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, कि हीमोग्लोबिन कितना है, वो हीमोग्लोबिन कम आएगा। चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, और ये सारा हम तब कराएंगे जब पेशेंट इस तरह की कोई हमें हिस्ट्री देगा कि मेरे इतने ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और उसमें खून भी आ गया था, अब मुझे चक्कर आ रहे हैं, या फिर मेरे पेन हो रहा है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, इस तरह की हिस्ट्री पेशेंट देगा तो हम अपर जीआई एंडोस्कोपी कराएंगे। ठीक है। ट्रीटमेंट, पेशेंट को सबसे पहले स्टेबल करेंगे, जो प्रिवेंट शॉक को प्रिवेंट करेंगे। सबसे पहले निल पर ओरली पेशेंट को कुछ भी खाने को नहीं देंगे। आईवी फ्लूइड लगाएंगे, ऑक्सीजन अगर नहीं जा पा रही है ऑक्सीजन लगाएंगे, ऑक्सीजन देंगे। इफ़ नीडेड ब्लड ट्रांसफर, अगर ब्लड का इतना लॉस हो गया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर ज़रूरत है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, एपिनेफ्रिन इंजेक्शन, जो कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो हमारी ब्लड वेसल हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, हाँ, और ब्लड लॉस को कम करेंगी। जहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है वहाँ की आर्टरी और वेंस फटी हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी और ब्लड लॉस को कम करेंगी। सबसे पहला काम है कि जहाँ से ब्लड बह रहा है उसके ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, जिससे कि ब्लड का लॉस आगे ना हो। ठीक है। इलेक्ट्रोकोगुलेशन, मतलब इलेक्ट्रोकोगुलेशन एक तरीके से ये है कि इलेक्ट्रिक यानी तार होते हैं जो ले जाकर, जैसे यहाँ पे ये लेसिरेशन है, यहाँ पर ले आके ये तार लगाए, ये आपस में चिपक जाएगा तो यहाँ से ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। इलेक्ट्रोकोगुलेशन होता है वो। ठीक है। एंडोस्कोपिक क्लिप या एंडोस्कोपिक लाइगेशन, यही है कि अगर ये यहाँ पर टीयर है तो यहाँ पर हमने कोई क्लिप लगा दी, इन दोनों को जोड़ दिया, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, या फिर सुचरिंग कर दी, लाइगेशन कर दिया, है ना। फॉर स्टॉप ब्लीडिंग इससे क्या होगी? रुक जाएगी। ब्लीडिंग रुक जाएगी तो डायनेमिकली वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। फिर क्या हमारा एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सिक्रीशन को कम करने के लिए एसिड कम बने, पीपीआईज, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, जैसे कि पेंटाप्राजोल वगैरह होती है हमारी, रेबिप्राजोल, है ना, जिससे कि सिक्रीशन कम हो एसिड का। ये हमारा एक मैनोमिक है, याद करने का तरीका है मेलोरीज से। ठीक है। ये मैनोमिक है। M4 मैसिव ब्लीडिंग, जो किस में दिखाई देती है? मैन में कॉमन है, मैन इन कॉमन इन मैन। ठीक है। A4 अल्कोहल पीने से अल्फा लॉन्गिट्यूडिनल टीयर होता है। लोकेशन कहाँ पे? GI जंक्शन पर, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन पर। ओफन सेल्फ लिमिटिंग, आर से रेयरली नीड सर्जरी की बहुत ही
कम ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है। यंग टू मिडिल एज यानी कि 18 टू 15 ईयर ऑफ एज में ये कॉमन होता है मेलोरी वीस, ठीक है। यह हमारा आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है और आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल के थ्रू मैं अपनी नॉलेज को शेयर कर रही हूँ और अगर आपके किसी भी काम में आ रही है मेरी नॉलेज, आपको सिलेक्शन दिलाने में हेल्प कर रही है, तो बहुत ही अच्छा। बस आप मेरे लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा आप केवल इतना काम कीजिए। और जिनका भी सिलेक्शन मेरे चैनल के थ्रू होता है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी मेहनत कहीं काम आई या फिर मेरी नॉलेज कहीं काम आई। मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि मेरे चैनल के थ्रू बच्चों का सिलेक्शन हो, इसीलिए मैंने अपने चैनल को बनाया और इसीलिए मैं अपने चैनल पर इतनी मेहनत करती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हाँ, एडिटिंग में मेहनत मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बच्चों वो मेरा टाइम शेड्यूल ही ऐसा है कि मैं इतना टाइम निकाल नहीं पाती, है ना, इतना टाइम नहीं निकाल पाती हूँ हॉस्पिटल के चलते, और इसलिए मैं इतना एडिटिंग नहीं कर पाती। बस वीडियो का कंटेंट मेंटेन करती हूँ और आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। मेरा 100% जो मोटिव बस इतना ही होता है कि आपको वो चीज़ समझ आ जाए और आपको नोट्स मिल जाए, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। एडिटिंग ना तो नॉर्सेट के एग्ज़ाम में आने वाली है, ना ही कहीं आने वाली है, तो आप बस मेहनत से पढ़िए। और डेली MCQs में डालती हूँ 50 क्वेश्चन, वो भी आप ज़रूर से देखिए, उनको भी रीड आउट कीजिए ज़रूर। और मेरे लेक्चर को रिवाइज़ कीजिए डेली, पीछे का भी आप रिवाइज़ करते चलिए, क्वेश्चन लगाइए। थ्योरी आपको इतनी ही कवर अप करनी है, ये नहीं कि आप बुक लेके बैठ जाओ मोटी मोटी या फिर 10-15 राइटर की बुक लेके आ जाओ कि मैं ही नोट सेट निकालूंगी। जो हमारा कंटेंट होना चाहिए वो कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा हो कि हाँ यूज़फुल हो, तो वही सारा कंटेंट में पूरा निचोड़ कर आपको दे रही हूँ। आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वीडियो को देखिए, पढ़िए और अपना क्वेश्चन लगाइए बस। बाकी मैं फुल सिलेबस अपने चैनल पर नॉर्सेट का कवर अप कराऊंगी। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर नॉर्सेट 10।